ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने अपने फरवरी 1835 के निर्णय में भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल के विचारों को लागू किया। बेंटिक ने आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को लागू करने, अनुदेश अंग्रेजी में रखने और अंग्रेजी भाषी भारतीय अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का अनुग्रह किया था। वो उपयोगितावाद के विचारों से प्रभावित थे, तथापि बेंटिक का प्रस्ताव लंदन के अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया। 12-13 आर्थिक इतिहास संपादित करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1880 से 1920 तक प्रतिवर्ष 1% के हिसाब से वृद्धि हुई और जनसंख्या में भी लगभग 1% की वृद्धि हुई। 14 इसका परिणाम ये हुआ कि दीर्घकाल में भी प्रति व्यक्ति आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे जीवन यापन की लागत और अधिक बढ़ गई। अभी भी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और अधिकतर किसानों का जीवन यापन का माध्यम कृषि था। इसके बाद व्यापक सिंचाई प्रणाली निर्मित की गई एवं निर्यात और भारतीय उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए आवश्यक नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें मुख्यतः जूट, कपास, गन्ना, कॉफी और चाय शामिल थी। 15 औपनिवेशिक काल में भारत का सकल घरेलू उत्पाद शेयर 20% से घटकर 5% पर आ गया। 1880 का दशक सामाजिक परिवर्तन का दौर था। उदाहरण के रूप में कवि, संस्कृत की विद्वान रमाबाई ने भारतीय महिलाओं की मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से विधवा पुनर्विवाह के किया और स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से होते हुए गैर ब्राह्मण से विवाह किया। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। 1900 तक आते आते सुधार आंदोलन भारतीय कांग्रेस के माध्यम से होने लगे। कांग्रेस सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की, जिसने विधायी सुधार जैसे हिंदू बाल विधवा का पुनर्विवाह की अनुमति देना के लिए पैरवी की तथा उसके सदस्यों ने गरीबी सुधार की कस्में ली और सामाजिक अछूतों के लिए कार्य किया। 18 सन 1905 तक आते आते गोखले द्वारा निर्मित आधुनिक सुधारवादियों का एक बड़ा समूह बन गया, जिन्होंने कई जन आंदोलन किए और नैतिकवादी तैयार किए, जिन्होंने न केवल जन आंदोलनों की वकालत की बल्कि समाज सुधार को राष्ट्रवाद के रूप में विकसित किया। इन्हीं उदारवादियों में से एक बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने पृथक हिंदू राजनीतिक व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया और पश्चिम भारत में वार्षिक गणपति महोत्सव की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति बनने के तत्काल बाद ब्रिटेन में एक गहरा संघर्ष इस प्रश्न को लेकर छिड़ गया कि जो नया साम्राज्य प्राप्त हुआ है वह किसके हितों को सिद्ध करेगा। 10 साल कंपनी को ब्रिटेन के अन्य व्यापारिक और औद्योगिक हितों को सिद्धि के लिए तैयार होने पर मजबूर किया गया। सन 1813 तक आते आते वह दुर्बल होकर भारत में आर्थिक या राजनीतिक शक्ति की छाया भर रह गई। वास्तविक सत्ता ब्रितानी सरकार के हाथों में आ गई, जो कुछ मिलाकर अंग्रेज पूंजीपतियों के हित सिद्ध करने वाली थी। इसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई और इसके फलस्वरूप वह विश्व के उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों की अगली पंक्ति में आ गया। औद्योगिक क्रांति स्वयं ब्रिटेन के भीतर होने वाले बड़े परिवर्तनों की भी जिम्मेदारी रही। समय बीतने के साथ औद्योगिक पूंजीपति शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव के कारण ब्रितानी अर्थव्यवस्था के प्रबलन बन गए। इस स्थिति में भारतीय उपनिवेश का शासन करने की नीतियों को अनिवार्य रूप से उनके हितों के अनुकूल निर्देशित करना था। जो भी हो, साम्राज्य में उनकी दिलचस्पी का रूप ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि वह केवल एक व्यापारिक निगम था। उसके बाद भारत में ब्रितानी शासन अपने दूसरे चरण में पहुंचा। क्लाइव की प्लासी में जीत तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेशों में शामिल प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के कस्बों द्वारा नियंत्रित किया गया ज्यादातर स्वायत्त और कई मायनों असहनीय शहर परिषदों, व्यापारियों से बना था। 10 परिषदों को मुश्किल से उनके स्थानीय मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त अधिकार था और भारत में कुल मिलाकर कंपनी के संचालन के निरीक्षण के आगामी कमी कंपनी अधिकारियों या उनके सहयोगियों द्वारा कुछ गंभीर हनन का नेतृत्व किया।